Today we were going to discuss Foundation to Sociology and part 2 है एलेक्स इंगल की बुक व्हाट इज सोशोलॉजी। एलेक्स इंगल ने व्हाट इज सोशोलॉजी में डिस्कस किया है कि फाउंडेशन क्या है सोशोलॉजी का। एंड ये है 1964 में इन्होंने दिया था। और सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशोलॉजी इन्होंने बताया है एनालिटिकल, हिस्टोरिकल एंड एम्पिरिकल, ऐतिहासिक, अनुभव और विश्लेषणवाद की बात की है कि समाजशास्त्र को पढ़ने के लिए हमें ऐतिहासिक रूप से, एनालिटिकल, हिस्टोरिकल ऐतिहासिक रूप से और एम्पिरिकल यानी अनुभव के माध्यम से हम समाजशास्त्र को समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। 3 पिलर बिहाइंड द इमर्जेंस ऑफ सोशोलॉजी: एनलाइटमेंट, फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इसे अगर हम क्रोनोलॉजी में रखेंगे तो सबसे पहले एनलाइटमेंट आएगा। ये 70 से 80 सेंचुरी के बीच में आएगा। एंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन 70-89 एंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आफ्टर 80 सेंचुरी। एंड एनलाइटमेंट क्या है? ये इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट था कि लोग एनलाइटमेंट के टाइम में जो आया था उस टाइम में लोग लॉजिकल थिंकिंग रखने लगे थे, फिर रीजन, हर चीज़ के पीछे रीजन ढूंढने लगे थे और रेशनल होके हर चीज़ को देखते थे। तो एनलाइटमेंट जो था वो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के टाइम का था। फिर फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 में आया था, राइज ऑफ मॉडर्न फ्रेंच। और इसमें 3 तरह के उसकी बात की गई थी, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी की बात की गई थी फ्रेंच रिवॉल्यूशन में। एंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था, ये अर्बनाइजेशन एंड सोशल चेंज के डेवलपमेंट का था। कैसे सोसाइटी में अर्बनाइजेशन हो रहा था, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, डेवलपमेंट हो रहा था, मॉडर्नाइजेशन हो रहा था। ये सब जो है हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के टाइम का है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री डेवलप हो गई थी और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के डेवलप होने के बाद वर्कर्स जो थे वो इंडस्ट्री के तरफ मूव हो जा रहे थे, तो कृषि की जो महत्वता थी वो थोड़ी थोड़ी कम होने लगी थी। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो गया था, इंडस्ट्री के साइड में लोग ज़्यादातर अट्रैक्ट होने लगे थे। फिर इब्न खालदून जो थे वो 14th सेंचुरी इस्लामिक स्कॉलर थे नॉर्थ अफ्रीका के। एंड इन्होंने मुकदमा, इनकी बुक है, इन्होंने मुकदमा में पहले ही सोशोलॉजी की बात कर दी थी। तो ये नहीं बोला जा सकता कि सोशोलॉजी एक पर्टिकुलर टाइम से आया है। हाँ, इब्न खालदून ने मुकदमा में पहले ही बात कर दी थी सोशोलॉजी एज ए सब्जेक्ट मैटर की। एंड इन्होंने 2 टाइप की सोसाइटी की बात की है, नोमोथेटिक और पेस्टोरल और नोमोथेटिक, सेडिमेंट्री, पेस्टोरल एंड सेडिमेंट्री, घुमंतु और स्थायी। पेस्टोरल जो होते हैं वो घुमंतु होते हैं और सेडिमेंट्री जो होते हैं वो स्थायी होते हैं। और इन्होंने ही यूज द कॉन्सेप्ट असभ्य। असभ्य क्या होता है? ग्रुप सॉलिडरिटी एंड सोशल कोहेजन। असभ्य इन्होंने बताया है, किसे वर्ड यूज किया है? ग्रुप सॉलिडरिटी एंड सोशल कोहेजन के लिए। एंड पेस्टोरल एंड सेडिमेंट्री सोसाइटी तो पता ही है, पेस्टोरल सोसाइटी जो होती है वो स्थायी होती है एंड सेडिमेंट्री सोसाइटी जो होती है वो घुमंतु होते हैं, घूम घूम के अपना जीवन यापन करते हैं। यहाँ से टाइमलाइन रीडिंग टू सोशोलॉजी इन यूरोप। टाइमलाइन कैसे सोशोलॉजी में हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ है, कैसे सोशोलॉजी इमर्ज हुआ, तो टाइमलाइन है। सबसे पहले डार्क एज। डार्क एज जो था वो डिक्लाइन ऑफ रोमन इम्पीरियन। डार्क एज के टाइम में जो था 5 से 15 सेंचुरी के टाइम का था। एंड डोमिनेंस ऑफ रिलीजन ओवर रीजन। इसमें क्या था कि रिलीजन का जो डोमिनेंस था वो रीजन पे था। कोई भी इंसान जो है रीजन लॉजिकल होके नहीं सोचता था, डोमिनेंस था पूरा रिलीजियस, मतलब जैसे हर चीज़ में रिलीजियस होके ही वो सोचता था। एंड उसके बाद क्या है, उसके बाद सेकेंड जो है वो बिगनिंग ऑफ मॉडर्निटी। 60 से 70 सेंचुरी, राइज ऑफ रेनेसा एंड एनलाइटमेंट एंड क्रिटिसिज्म ऑफ ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस। इसमें क्या हुआ बिगनिंग ऑफ मॉडर्निटी में कि ये जो है रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को क्रिटिसाइज किया जाने लगा, इसमें रीजन लगाया जाने लगा, लॉजिक लगाया जाने लगा। लोग किसी भी चीज़ को ना कि रिलीजियस वे से देखते थे बल्कि वे अपने इंटेलेक्चुअल वे से देखते थे कि किस चीज़ में क्या यहाँ रीजन है, क्या लॉजिक लगाया जा सकता है, क्या ये कैसे सही होगा। ये बिगनिंग द मॉडर्निटी के टाइम में ये एनलाइटमेंट और रेनेसा के टाइम में रीजन का यूज होने लगा था, लॉजिक लगाने लगे थे लोग, ना कि पूरा डोमिनेंस रिलीजन का था।
रिलीजन का डोमिनेंस जो था वो कम होने लगा था। एंड उसके बाद जो था सोशल सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चेंज आया, जैसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एंड कैपिटलिज्म एंड अर्बनाइजेशन आया, डेमोक्रेटिक रिवॉल्यूशन आया। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हो गया, अर्बनाइजेशन होने लगा, ट्रेडिशनल थॉट जो है वो क्रिटिसाइज होने लगे, रिलीजन का डोमिनेंस जो है वो कम होने लगा। एंड फिर सोशल चेंज, ये जो है पावर्टी, क्राइम्स एंड न्यू फैमिली पैटर्न, सोशल चेंज आने लगा सोसाइटी में। कैसे फैमिली पैटर्न चेंज हो गए, पहले जो फैमिली था वो जॉइंट फैमिली था, जॉइंट फैमिली से धीरे धीरे वो न्यूक्लियर फैमिली की तरफ शिफ्ट होने लगे। फिर इंटेलेक्चुअल एंड साइंटिफिक रिवॉल्यूशन आया, एंड एट द एंड इमरजेंस ऑफ सोशोलॉजी। ये सब स्टेज के बाद हमारा जो है इमरजेंस ऑफ सोशोलॉजी हुआ, कि कैसे वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन और एनलाइटमेंट कैसे हमारे इमरजेंस ऑफ सोशोलॉजी को अफेक्ट किया, और क्या वो रीजन थे, क्या वो कारण थे जिसकी वजह से सोशोलॉजी इमर्ज हुआ सोसाइटी में। सोशोलॉजी ऐसा नहीं है कि पहले समाज में नहीं था, क्योंकि सोसाइटी तो हमेशा से था, तो सोशोलॉजी भी हमेशा से था, बट वो जो है एक टाइम लाइन उसको मिल गया, एक रीजन उसको मिल गया कि सोशोलॉजी इमर्ज हो गया। एंड ये हम देखेंगे टीवी वोटोमोर एंड इमरजेंस ऑफ सोशोलॉजी। टीवी वोटोमोर ने भी कई सारे रीजन दिए हुए हैं इमरजेंस ऑफ सोशोलॉजी के, एंड इनका पॉलिटिकल फिलोसफिकल थे। ये थिंकर जो थे मॉन्टेस्क्यू और रूसो से काफ़ी प्रभावित थे। फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री भी इनकी है, एंड थियरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन डार्विन के और हर्बर्ट स्पेंसर से भी प्रभावित थे ये इमरजेंस ऑफ सोशोलॉजी के लिए, टीवी ओटोमोर। एंड सोशोलॉजी ऑफ अमेरिका मार्टिन्यू का है, सोशोलॉजी ऑफ अमेरिका हैरियट मार्टिन्यू का है बुक, एंड ये PYQ भी आ चुका है UGC नेट के एग्जाम में। सोशोलॉजी ऑफ अमेरिका किसका है? हैरियट मार्टिन्यू का बुक है इनका। एंड यहाँ रॉबर्ट विरिस्टिड ने द सोशल ऑर्डर बुक में कुछ पॉइंट बताए हैं कि कैसे सोशल साइंस नेचुरल साइंस से डिफरेंस है। एंड फर्स्ट पॉइंट क्या है? सोशल साइंस इज ए साइंस नॉट नेचुरल साइंस। सोशल साइंस इज ए सोशल साइंस, एंड सोशोलॉजी इज बोथ पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव। एंड थर्ड, सोशोलॉजी इज प्योर नॉट